हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द यूपीएससी, मौर्यन एम्पायर। एम्पायर का मतलब क्या होता है? मौर्यन तो आप समझ सकते हैं कि किसी का लास्ट नेम है, किसी वंश, कोई वंश है, जैसे मुगल हुआ या कोई ऐसे समाज का। एम्पायर का मतलब है कि जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो सत्ता ट्रांसफ़र होते जा रही है। आप ये समझिए हिरार्की और एम्पायर में डिफरेंस। हिरार्की तो कॉर्पोरेट लेवल्स पे होता है, बॉस और उसके सबॉर्डिनेट्स पर। एम्पायर जो होगा जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है पावर ट्रांसफ़र होती जा रही है। तो मौर्यन एम्पायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वन फर्स्ट एम्पायर ऐसा था जिसने पहली बार संगठित रूप से आधे आधे एशिया को कवर किया। इस एम्पायर में कई महत्वपूर्ण राजा रहे, कई महत्वपूर्ण इनके काम तौर तरीके रहे कार्य करने के। उनको जानने की कोशिश करते हैं आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों में। चलिए चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको सभी को ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मौर्यन एम्पायर ने जन्म ही इतना पहले लिया है, बिफोर क्राइस्ट का ये एम्पायर है, कि इसके सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि इसके कुछ वैलिड सोर्सेज नहीं है। जैसे आज की तारीख में हम मुगल एम्पायर या चौहान एम्पायर उससे पहले था, उस तरीके कुछ वैलिड मतलब के कुछ मॉडर्न सोर्सेज नहीं है। आप ये कह सकते हैं सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल जो पीपल्स है वो कैसे पता लगाते हैं कि साम्राज्य कैसा रहा होगा, उनके लिए उनके पास कुछ किताबें, उनको ऐसी कुछ किताबें मिल गई होंगी। हो सकता है कोई ट्रैवलर उस समय का यहाँ पे घूमने आया हो, उसने यहाँ पे जो शासन प्रशासन चल रहा है उसके बारे में उसने किताब लिखी हो। उस एम्पायर ने कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे बनाए हो, कुछ फॉरेन में भी कुछ उनके बारे में इस प्रकार की चर्चा की हो, तभी ऐसा मालूम चल सकता है कि इस नाम का कुछ एम्पायर था इंडिया में। तो मौर्यन एम्पायर के केस में कौटिल्य अर्थशास्त्र था जो कि चाणक्य ने बनाया था। चाणक्य के बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य या फिर मौर्यन साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अशोकन इंस्क्रिप्शन भी मिलती है। अशोकन जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पोत बेटे का बेटा था। बेटा नहीं था, बेटे का बेटा था। बेटा तो उसका बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगास्थनीज की इंडिका मिलती है जो कि किताब लिखेगी। पाटलिपुत्र में भी मौर्यन कैपिटल होने के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो 321 बीसी में हुई, बिफोर क्राइस्ट में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की और सबसे पहला ऐसा साम्राज्य बना, फर्स्ट टाइम ऐसा साम्राज्य बना जिसने एक साइजेबल पोर्शन, सिग्निफिकेंट पोर्शन, मेजर पोर्शन एशिया का अपने कंट्रोल में लिया, जिसमें अफगानिस्तान भी उस समय का आज के समय का इंक्लूड है, जिसमें इंडिया कंप्लीट इंक्लूड है, जिसमें इस साइड में थोड़ा बहुत पार्ट चाइना का भी इंक्लूड है, और इसको एक कंसोलिडेट करके एक सिंगल अथॉरिटी मिला है। मतलब कि पूरा का पूरा एम्पायर जो है मौर्यन एम्पायर के अंडर में था, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका संस्थापक था। कुछ महत्वपूर्ण जो राजा रहे हैं मौर्यन एम्पायर के, वो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ही है जिन्होंने स्थापना की है मौर्यन एम्पायर की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद अशोका, अशोक के बाद दशरथा, दशरथा के बाद संप्रति, संप्रति के बाद सालुशुका, सालुशुका के बाद देववर्मन, देववर्मन के बाद शतधवन, और शतधवन के बाद सबसे आखिरी का राजा था वो बृहद्रथ, बृहद्रथ राजा था। इस प्रकार से कुछ राजाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मौर्यन एम्पायर की जो इकॉनमी थी वो मेजरली एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। कॉटन और शुगर केन, मतलब कि कपास और गन्ना मुख्य रूप से उगाए जाते थे उस फर्टाइल सॉइल पे, और दो मुख्य सीजन होते थे। कुछ कुछ जगह पे सरकार ने, उस समय की सरकार जो मौर्यन एम्पायर की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ गांव ही अपनी तरफ से स्थापित कर लिए थे, अपनी तरफ से बसा लिए थे, जो गांव सरकार के लिए खेती करते थे। उन किसानों को तनख्वाह मिलती थी। और कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पे लोग प्राइवेट अपना कल्टीवेशन करते थे, अपने खुद के लिए फसल उगाते थे और फिर उसे सेल करते थे। पर इसका मोस्टली पूरा कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा एम्पायर के हाथ में था, लैंड का और फसल का पूरा। उस समय की जो करेंसी थी वो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। पाना कहा जाता था उन्हें, पर सिल्वर कॉइन यूज़ होता था उस समय में। मौर्यन एम्पायर का जो टैक्स सिस्टम रहा है वही मौर्यन एम्पायर की डेवलपमेंट का एक सबसे मजबूत स्तंभ बना है। मौर्यन एम्पायर इसके एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगाया उसके बिना डेवलप नहीं हो सकता था। समारता नाम का उन्होंने एक रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर को डेवलप किया है, उसको एक उपाधि दी
जो कि टैक्स कलेक्ट करने का इंचार्ज था, एज वेल एज उसको स्पेंडिंग पोर्शन में भी कुछ अधिकार था कि कैसे खर्च करना है सरकार का पैसा। 1/4 जो एक चौथिया हिस्सा है वो पीजेंट जो थे उस समय के, वो सरकार को देते थे एज अ भाग, एज अ लैंड टैक्स। बाली और हरियाणा एक एडिशनल कैश टैक्स थे जो उस समय के किसान गवर्नमेंट को दिया करते थे। मौर्यन एम्पायर के जो डिक्लाइन के कारण रहे उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण कुछ इस प्रकार है कि पहला कि अशोका के बाद कुछ इतना सबल, सक्षम और एक दृढ़ संकल्प से भरा हुआ कोई राजा आ ही नहीं सका। मौर्यन एम्पायर में सभी जो राजा है अशोका के बाद, वो सभी राजा उनका जो कार्यकाल था बहुत ही छोटा था, सब काफ़ी छोटा टेन्योर था उनके पास में, इसलिए वो ज़्यादा कार्य नहीं कर सके। करप्शन भी एक मेजर इशू हो गया था मौर्यन एम्पायर में। कुछ कुछ जगह छोटे छोटे राजाओं ने भी अपना विद्रोह करना चालू किया, और उसके साथ साथ में मौर्यन एम्पायर की एक पॉलिसी रही थी कि मेटल पे वो लोग पूरा अपना कंट्रोल रखते थे। तो मेटल पे पूरा कंट्रोल रखना उनके लिए एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि किसानों को मेटल चाहिए, मतलब वो लोहा चाहिए किसानों को। लोहे पे भी मौर्यन एम्पायर का पूरा कंट्रोल था। मेटल, लोहा एक प्रकार से मेटल ही है, तो लोहे पे भी पूरा कंट्रोल था, पर किसानों को लोहा ज़्यादा चाहिए होने लगा, क्योंकि मौर्यन एम्पायर जो है उसकी डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाए। इस प्रकार से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। कई सारी गलतियाँ और भी रही, कुछ फेमाइन्स और ड्रॉट्स भी ऐसे आए जिन वजह से मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी से एक क्वेश्चन है जाते वक्त कि अशोका ने कौन सी युद्ध के बाद में अपना रिटायरमेंट लिया और ज्ञान की ओर बढ़े। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।